इशारा, कल आपकी रिकॉर्डिंग हुई है, वो किसी ने चेक की है? कैसी रिकॉर्डिंग हुई है? सर जी। अच्छा जी, तो हम ये पढ़ रहे थे कि डाटा को पहले क्या है कि टोकनाइज करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं। तो उसकी एग्जांपल जो है ये लिए कि ग्लू लोड डेटा सेट। इसका जो डेटा सेट्स की जो एक एपीआई है लोड डेटा सेट, उसको हमने किया इंपोर्ट, और उसमें से हमने एमआरपीसी का जो डेटा है वो हमने लोड करवाया हगिंग फेस से। उसके अंदर 3668 सेंटेंस ट्रेनिंग के अंदर थे, और इस तरीके से 408 वैलिडेशन के अंदर थे, और टेस्ट के अंदर जो है 1725। अब इस सारे डेटा को उसने पहले इसने देखा कि ये जो डेटा कैसा लग रहा है, कैसा, मतलब उसको देखा इनसाइट, डेटा की इनसाइट ली उसने। तो उसने देखा कि ट्रेन, जो इसका ट्रेन वाला चंक था ऊपर, जो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेनिंग वाला, ये इस चंक में से उसने जो जीरो था आइटम है ना, ये इसका इनमें से पहला आइटम जो है वो जीरो आइटम उसने देखा। तो आपको नजर आया इसकी आईडी जो है वो जीरो है, लेबल उसका जो है 1 है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2। ये आपका जो एमआरपीसी डेटा सेट है वो है कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, और 2 सेंटेंस अगर रिलेट करते हैं आपस में, उनके मीनिंगफुल हैं, आपस में उनका कोई रिलेशन है, तो उसको लेबल 1 देता है। और अगर वो इरेलेवेंट हैं दोनों सेंटेंस, या अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो वो जीरो लेबल है। यानी कि जैसे सिनोनिम्स और इस तरीके होते हैं एंटोनिम्स। जैसे कि आपका सेंटेंस 1 और 2 अगर सिनोनिम, मतलब एक जैसे मीनिंग रखते हैं, तो लेबल 1 है, अगर नहीं तो लेबल 0 है। तो इस तरीके से तो हम इसके जो डेटा सेट की के कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, उसके फीचर्स को देख सकते हैं। डेटा सेट डॉट फीचर्स, तो उसके फीचर्स में जो है आपके पास सेंटेंस 1 वो टाइप क्या है, सेंटेंस 2 है टाइप क्या है, लेबल उसके कितनी क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस 2 हैं, और इस तरीके से उसके जो लेबल के जो नेम्स हैं वो नॉट इक्वलेंट, यानी कि सेंटेंस इज अपोजिट सेंटेंस हो या इक्वलेंट हो, मतलब 2 चीजें हैं। तो इस तरीके से तो फिर हमने ये देखी थी वीडियो, इसमें उसने सारा बताया हुआ था कैसे सारा प्रोसेस किया था उसने। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये देख रहा है कि टोकनाइजर को यूज करके, टोकनाइजर उसने लोड किया चेक पॉइंट से। चेक पॉइंट, इसको चेक पॉइंट कहता है। चेक पॉइंट का मतलब आपका जो ट्रेंड मॉडल पड़ा हुआ है हगिंग फेस हब के ऊपर, उसको चेक पॉइंट कहते हैं। सही है। तो चेक पॉइंट जो है वो लोड किया, और उसके बाद सेंटेंस 1 जो है ट्रेनिंग डेटा सेट जो ऊपर सारा आया है 3668 रोज वाला, उसके सारे डाटा को उसके सेंटेंस 1 वाले सारे उठा लिए उसने। जितने भी सेंटेंस 1 वाले थे वो उठा के टोकनाइजर में डाला, तो ये टोकनाइज हो गया। ठीक है। कल हम यहाँ पे, इस वक्त यहाँ पे हमारी ब्रेक हुआ था सेशन। ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस 2 वाले पोर्शंस को उठाया, सारे के सारे को टोकनाइज कर लिया। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो इस तरह से तो डाटा नहीं चाहिए, ये तो अलग-अलग उसने टोकनाइज कर लिया है। और आपने देखा था कल यहाँ पे हमने देखा था कि ये दूसरी वाली है। तो हमने देखा था कि इसके सारे के सारे जो सेंटेंस थे 3668, और इसके भी 3668, सारे के सारे टोकनाइज होके आ गए हमारे पास, और इस वेरिएबल में स्टोर हो गए। जब हमने इसको देखा तो इसके अंदर उसके अटेंशन मास्क, टोकन टाइप आईडीज, और दूसरे यानी कि चीजें जो थी लेबल्स, वो सारे के सारे इसके अंदर आए हुए थे, और इसके अंदर भी आए हुए थे। लेकिन अब इससे हमारा जो है पर्पस सॉल्व नहीं होता।
ठीक है। पर्पज हमारा उस पर्पज के लिए हमें क्या है कि एक ही जो है ना टोकनाइज, यानी कि अलग-अलग से टोकनाइज नहीं होंगे ये सेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि एक पेयर ऑफ सेंटेंस हैं, पेयर ऑफ सेंटेंस के अंदर हमने एक रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जो है आपस में इनका रिलेशन है, यानी कि सेम मीनिंग है या अपोजिट मीनिंग है। तो अगर सेम मीनिंग है तो उनका लेबल जो है वो 1 है, अगर अपोजिट मीनिंग है तो उनका लेबल 0 है, ठीक है। तो अब इस तरह नहीं हो सकता कि हम दो सेंटेंस अलग-अलग से टोकनाइज करें और उसको मॉडल में डालें, मॉडल में इनपुट दें। तो वो यही कहता है कि हाउएवर वी कैन नॉट पास टू सेंटेंसेस टू द मॉडल, ठीक है। मॉडल में हम दो सेंटेंस अलग-अलग से नहीं डाल सकते, एंड गेट द प्रेडिक्शन वेदर टू सेंटेंस आर पैराफ्रेजेस और नॉट। पैराफ्रेजेस मतलब एक जैसे मीनिंग वाले दो सेंटेंस हैं या नहीं है। वी नीड टू हैंडल द टू सेंटेंसेस एज अ पेयर, यानी कि हमने उसको पेयर में डालना है, पेयर के अंदर जाएगा। And apply the appropriate pre-processing. Fortunately, the tokenizer can also take a pair of sequence and prepare it the way our BERT model expects. तो अब आपने फर्ज किया, ये हमने एक वैसे ही एग्जांपल ली है, यानी कि आउट ऑफ दिस डेटा सेट, यानी कि ऊपर वाले डेटा सेट के अलावा, ठीक है। इसकी एग्जांपल नहीं ले रहे हम, अब खुद से एक एग्जांपल वो ले रहा है, वो दो सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। This is the first sentence, this is the second sentence. उसने एक पेयर बनाया, उस पेयर को उसने पास किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उस पेयर को उसने, देखें ये एक सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, 101 जो है आपका CLS टोकन, और ये आपका एंडिंग टोकन, जो इनके सेंटेंस का एंडिंग टोकन हो गया, ठीक है जी। और दूसरा सेंटेंस जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ तक, यहाँ पे एंड हो गया। तो आपके ये दो सेंटेंस जो है ना, यहाँ ये बन गया इधर से, ठीक है। तो इस तरह से मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है, मॉडल जो है इस तरह से लेगा इनपुट्स। तो आप देख रहे हैं कि इसके हमें एक तो इनपुट आईडीज मिल गई, फिर एक टोकन टाइप आईडीज मिल गई, और फिर एक अटेंशन मास्क मिल गया, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास आ गया। तो इस तरह से मॉडल एक्सपेक्ट करता है। तो हमने इनपुट आईडीज और अटेंशन मास्क जो हैं, ये चीजें हमने पहले देखी हैं चैप्टर 2 के अंदर। और अब आप जो है दोबारा से अगर इसको, इसी सेंटेंसेस को दोबारा से अगर आप वापस इसी फॉर्म में लाना चाहें, तो कैसे लाएंगे आप? डॉट डिकोड की प्रॉपर्टी जो है, डॉट कन्वर्ट टू आईडीज टू टोकन्स, डॉट टोकनाइजर डॉट, मतलब टोकनाइजर की एक प्रॉपर्टी है डॉट कन्वर्ट आईडीज टू टोकन्स, यानी जो उसकी डिजिट्स में आईडीज हैं उनको टोकन्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने दोबारा से ये जो इनपुट्स का जो वेरिएबल है जिसमें कि ये इनपुट आईडीज स्टोर हैं, तो आपने इन नंबर्स को वापस सेंटेंस में लेके आना है। यानी कि ये नंबर जो है आपके, ये सेंटेंस बनेंगे, ये वाला सेंटेंस बनेगा, और ये वाला जो नंबर है आपके, वो ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो इसको आपने फर्दर दोबारा से कन्वर्ट आईडीज टू टोकन्स, और आपने इनपुट्स के अंदर इनपुट आईडीज की जो की है ये वाली डाल दी, ठीक है। तो ये वाले उसके अंदर फीड हो जाएंगे, इसके अंदर कन्वर्ट आईडीज टू टोकन्स। तो आपके पास ये वापस आपने रिट्रीव कर लिया वो सेंटेंस, ठीक है, इस तरीके से। So we see the model expect the inputs to be from form CLS sentence 1 separators, ये separator token है। CLS जो है ये आपका start of the sentence है, तो CLS से start होता है, वो 101 है आपका ID जो उसकी होती है 101 ID, 101 से start होता है और 102 पे end होता है पहला सेंटेंस। फिर आपका सेंटेंस 2 आता है और एंड होता है 102 पे। तो ये आपके पास आपके सामने 101 जो है आपका ये CLS है, 102 आपका जो है सेपरेटर है, यानी कि दो सेंटेंसेस में सेपरेटर हो गया, फिर आपका सेंटेंस आ गया, और फिर आगे दोबारा से सेपरेटर। तो आपके ये दो सेंटेंस यहाँ इकट्ठे आ गए। तो इस तरह की इनपुट जो है मॉडल लेता है, ठीक है।
तो व्हेन देयर आर, आप हमारे पास दो सेंटेंसेस हो गए, दो सेंटेंसेस हुए तो हमारे पास इस तरह से आना चाहिए। अलाइनिंग दिस विद द टोकन टाइप आईडीज गिव्स अस, तो आप देख रहे हैं कि जो टोकन टाइप आईडीज हैं जो यहाँ आई हैं, ये वाली, ये तो आप ये देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक जो है ये 0 0 0, यानी कि यहाँ से लेके ये 102 तक ये जो है 0 0 0 0 टोकन टाइप आईडीज को। उसके बाद यहाँ से लेके और एंड तक ये आपके सारे 111 से उसने एनकोड किए, तो उसको उससे मास्क मास्क ये मास्क एक किस्म का ना, ये मास्क, यानी कि आपका पहला सेंटेंस यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और जो दूसरा सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने उसने उसको लिख के दिखाया है, सही। As you can see, this part of the input corresponds to CLS sentence one separator have all have token type ID 0, ठीक है। तो आपके ये सब के सब 0 है, CLS से लेके अगले सेपरेटर तक, while the other parts corresponds to sentence two separator, ठीक है, all have 1, ठीक है। Note that if you select the different checkpoint, you won't necessarily have token type IDs in your tokenized inputs. For instance, they are not returned if you have a digital BERT model. अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो है ना मॉडल्स के अंदर जो है ना ये टोकन टाइप आईडीज मौजूद हों, ठीक है। जो चीज मास्किंग हुई हुई है, ये मास्किंग हुई हुई है, ये मास्किंग है, इस टोकन टाइप आईडी ये मास्क के तौर पे आए हैं। तो दूसरे मॉडल्स में ये लाजमी नहीं है कि हर जगह पे हर मॉडल का आर्किटेक्चर अपना है, जैसे अटेंशन हेड्स जो हैं, हर मॉडल के अपने अटेंशन हेड हैं, तो लाजमी नहीं है कि टोकन टाइप आईडीज हर मॉडल में मौजूद हों, टोकनाइजर उसको टोकनाइज करे तो आपके ये चीज़ जो है ना हर जगह पे मौजूद हो। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर मॉडल का जब टोकनाइजर आप लगाएंगे तो आप उसको प्रिंट करा के दिखाएं, उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और क्योंकि ये मॉडल, ये जो आपका टोकनाइजर जो आपने लगाया है, ये बेसिकली टोकनाइजर किस चीज़ का टोकनाइजर है, ये आपका है बर्ट बेस अनकेस्ड का, ठीक है। तो इसलिए आपने जब इसको टोकनाइज को प्रिंट किया तो यहाँ पे आपके पास इनपुट आईडीज, टोकन टाइप आईडीज, अटेंशन मास्क आ रहे हैं, मगर ना हर किस्म के मॉडल में ये नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अगर डिस्टिल बर्ट लगाएं, किधर गया, हाँ, तो अगर आपका मॉडल जो है वो डिस्टिल बर्ट है, डिस्टिल बर्ट में टोकन टाइप आईडीज मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। और बाय द वे डिजिटल बर्ट मॉडल जो है वो बर्ट का ही एक मॉडल है, लेकिन उसको उन्होंने डिस्टिलेशन की हुई है। उसकी डिस्टिलेशन का मतलब है उन्होंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को रिड्यूस किया हुआ है, एक किस्म का जैसे कंप्रेस करते हैं ना पैरामीटर्स को। अगर डिजिटल बर्ट जो है ना मिसाल के तौर पे 10 GB का है, तो बर्ट जो है ना अगर 10 GB का है, तो डिजिटल बर्ट जो है ना वो होगा शायद 2.5 GB का, यानी कि काफी रिड्यूस हो जाता है साइज मॉडल का, ठीक है। डिस्टिलेशन कहते हैं इसको, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप किसी मॉडल को जो है डिस्टिल करते हैं, नॉलेज डिस्टिलेशन होती है। और नॉलेज डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, मॉडल का साइज जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी बर्ट है, ये भी बर्ट की एक किस्म है, वो जो ऊपर वाला मॉडल है वही बर्ट बेस अनकेस्ड है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टिल्ड है। तो they are only returned when the model will know what to do with them because it has seen them during its pre-training. Up here, bird is pre-trained with token type IDs. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो
तो आपके पास जो है BERT जो है उसमें आपके पास टोकन टाइप आईडीज आ रही हैं, ठीक है। और ये जो है आपका मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग के तौर पे भी काम करता है BERT ना, आपके मास्किंग वर्ड जो मास्क वर्ड होते हैं वो आप उसमें उसकी प्रेडिक्शन भी करता है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस प्रेडिक्शन करता है। The goal with this task is to model the relationship between the two pair of sentences. अब हमारे पास जो हम BERT को यूज कर रहे हैं उसका पर्पस कुछ और है, ठीक है। इसका पर्पस जो है हमारे पास इस वक्त जो है वो ये है कि हम एक रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं दो सेंटेंसेस में। एक पेयर है, एक सेंटेंस पेयर है, तो उसके दरमियान में रिलेशनशिप को हम लर्न करने की कोशिश कर, मॉडल लर्न करे, यानी कि उसको उस नॉलेज को कि दो सेंटेंसेस आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमारा जो पर्पस है ना वो ये है, सही है। ये इसको सेंटीमेंट एनालिसिस शायद नहीं कह सकते, ये एक खास पर्पस है इसका। इस जो हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं इसका खास पर्पस है वो क्या है कि क्या दो सेंटेंस आपस में सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं, यानी कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। With the next sentence prediction, the model is provided pair of sentences with randomly masked tokens and asked to predict whether the second sentence follows the first. To make this task non-trivial, half of the sentence follow each other in the original document they were extracted from, and the other half of the time on the two sentences come from two different documents. अब इसमें जो है ये इसका मकसद क्या, इस पर पर्टिकुलरली देखें, हमें इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं ना कोई भी, तो पर्टिकुलरली जो है ये अब अगर आप देखें ये बड़ा यूनिक सा एक यानी कि हम जो है एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि दो सेंटेंस की आपने रिलेशनशिप निकालनी है कि यार वेदर दे आर सेम और नॉट, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो रहा है कि विद नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन, यानी कि आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्ट होगा, एक सेंटेंस दिया हुआ है उससे गिवन द वन सेंटेंस, ठीक है, वी हैव टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उससे अगला जो सेंटेंस है क्या वो उससे रिलेट नहीं करता, तो वो जो है इस तरह का ये टास्क है, ठीक है। द मॉडल इज प्रोवाइडेड विद द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, हमने मॉडल को जो है ना आपके एक पेयर दे दिया है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, एंड asked to predict whether the second sentence follow the, ये बता दिया है कि भाई ये दो सेंटेंस हैं उसका दिया हुआ है यानी हुआ, तो हमने उसको कहा है कि ये लर्न करो हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं या नहीं। टू मेक दिस नॉन ट्रिवियल, अब क्या है कि हमने कर रहे हैं, हमारे से आ रहा है डाटा ऐसे आ रहा है कि सेंटेंस का जो पेयर है सेम डॉक्यूमेंट्स में से निकल रहा है, यानी उस पेयर को हम एक ही डॉक्यूमेंट में निकाल रहे हैं, और कुछ सेंटेंस हैं ऐसे हैं जो हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में से निकाल रहे हैं, ठीक है, पेयर को, यानी एक पहला पार्ट किसी और डॉक्यूमेंट से, दूसरा पार्ट किसी और डॉक्यूमेंट से, और जो फर्स्ट टाइप के जो हैं उसमें दोनों पार्ट जो हैं वो आप सेम डॉक्यूमेंट्स में से या सेम पैराग्राफ में से निकाल के वो ला के यहाँ पे रख रहे हैं, यानी कि डाटा के अंदर, ठीक है। तो in general you don't need to worry about whether or not there are token type IDs in your tokenized input, as long as you use them the same checkpoint for tokenizer and the model, everything will be defined as a tokenizer knows what to do, what to provide to the model. अब आपके पास बेसिकली इनको हम तवज्जो नहीं देते, इन ये टोकन टाइप आईडीज हैं या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि टोकनाइजर जानता है कि मैंने मॉडल को किस तरह का डाटा बना के देना है। अब ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हमने इसको अंदर से खोल के देखा कि टोकनाइजर में जब में गुजरता है मॉडल तो टोकन टाइप आईडीज बनती हैं, और टोकन अपना
क्या बनता है, टोकन इनपुट आईडीज बनती हैं, टोकन टाइप आईडीज बनती हैं, अटेंशन मास्क बनता है। ये हमने सिर्फ खोल के इसको देखा है कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन अगर हम हमारे पास डेटा है और हम टोकनाइजर यूज कर रहे हैं सेम, जो कि मॉडल जिस पे ट्रेन हुआ था, अगर वही टोकनाइजर यूज कर रहे हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो टोकनाइजर और वो मॉडल खुद ब खुद उसको हैंडल करेंगे इस टास्क को। ठीक है, now that we have seen our tokenizer can deal with one pair of sentence, ठीक है, we can use this tokenizer for a whole data set, ठीक है। Like in the previous chapter, we can feed the tokenizer a list of pair of sentences by giving it a list of first sentence, then the list of second sentence. This is also compatible with the padding and truncation options we saw in chapter 2, so we can process our training data set. अब ये जो है ना प्री प्रोसेस सब हो रहा है। अब इसमें जो है टोकनाइजर को हमने देखें दो सेंटेंस, एक ही टोकनाइजर के इंस्टेंस में दोनों सेंटेंस डाल दिए हैं, मतलब बैक वक्त डाल दिए हैं, बैक वक्त। पहले हम ऊपर क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम टोकनाइजर के अंदर से पहले एक सेंटेंस का वो डाल रहे थे और फिर एक और वेरिएबल लेके दोबारा से टोकनाइजर के अंदर से दूसरा सेंटेंस डाल रहे थे। तो ये चीज अलग-अलग टोकनाइज हो गई, दो सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 अलग-अलग टोकनाइज हो गए, लेकिन हमारे मॉडल ने सिर्फ एक सीक्वेंस लेनी है। वो तो एक सीक्वेंस कैसे बनेगी, वो एक सीक्वेंस ऐसे बनेगी कि आपने जो है टोकनाइजर के अंदर से सेंटेंस एक इंस्टेंस जो लेना है आपने उसका, और उसी के अंदर आपने दोनों को जो है ना वो फीड कर देना है इस तरीके से, और पैडिंग ट्रू कर देनी है और ट्रंकेशन ट्रू कर देनी है। तो पैडिंग और ट्रंकेशन का मतलब आपको पता है ना, पैडिंग क्या होती है, कोई बताएगा पैडिंग क्या होती है? माजमीन बताओ पैडिंग क्या होती है? माजमीन पैडिंग क्या होती है? हाँ सर, वो गूगल से दिया अभी। सर मैं बताऊं? क्या हो? आप बता दें। जी अर्शी आप बता दें। ओके सर। सर पैडिंग ये होती है कि जब हम एक पूरा सेंटेंस लेते हैं और जो उससे जाके लाइक जो हम डेटा ले रहे होते हैं, जो ट्रेंड हुआ होता है उससे जाके जब वो मैच करता है वो पैडिंग होती है ना। लाइक एक जो हम क्या कहेंगे उसको, लाइक जो हमारे उसके अंदर सेंटेंस की जो लिमिट होती है, वर्ड की जो लिमिट होती है, उसके साथ जाके जब वो मैच करता है, जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए लाइक जो सेंटेंस आ रहे हैं उससे जाके जब वो मैच करता है वो पैडिंग होती है, जो लिमिट होती है हमारे वर्ड की। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि जी यहाँ पे एनएलपी में जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे समझ में आया, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस जो है वो 3 वर्ड्स का है, दूसरा सेंटेंस 12-14 वर्ड्स का है, तो उसको मैच करने के लिए उन दोनों को उसकी जो टेंसर बनेगा उसको बराबर बनाने के लिए जो 3 वर्ड्स वाला सेंटेंस होगा उसको पैडिंग लगा के हम उसके बराबर टेंसर बना के फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो वो बात जो है वो यही होगी कि बराबर करना है ना उसको। तो उसमें यह है कि आपका टेंसर जो रिटर्न होगा तो वो जो है मॉडल जो है वो टेंसर लेता है। टेंसर होता क्या है बेसिकली, टेंसर होती है अरे, एनपी अरे, नंपाई अरे नहीं होती, नंपाई अरे। तो नंपाई अरे जो होती है आपको पता है कि नंपाई अरे जो होती है आपकी ऐसे होती है ना, मिसाल के तौर पे 0 0 1 2 3। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 4 5 6 यहाँ हटा के आगे जो है ना 10 11 12 ऐसे लगा दो और ये चीजें खाली हूँ, ठीक है, ये तो नहीं होता ना। तो बेसिकली आपकी जो अरे होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये अरे जो है 3/5 की है ना, तो ये 3/5 की अरे होगी तो ही मॉडल इसको लेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे तो ये तो 1/5 का हो और ये जो है ना 1/3 का हो, ये भी 1/3 का हो। तो टोटल अरे जो होती है वो 3/5 की होनी चाहिए, ठीक है, मिसाल है। तो उसके लिए आपके जो सेंटेंस हैं आपकी जो वो अगर अनइक्वल हैं तो उनको जो है
बराबर में लेके आते हैं। सही, वो आपकी बात ठीक है। तो यही इसका मकसद है। थैंक यू। तो आगे जो हो ये हो गया। आगे जो हो गया इसका जी, ट्रंकेशन भी बताइएगा। ट्रंकेशन जो है ना, अगर मेरे वैसे बैकग्राउंड पे नॉइस आ रही है, अगर मैं फिर भी बता देती हूँ, ट्रंकेशन जो है ना, अगर हमारा सेंटेंस बड़ा हो ना, उसको जो है चंक्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम ट्रंकेशन को ट्रू करते हैं। ट्रंकेट करते हैं, और ट्रंकेट इसलिए करते हैं कि आपका जो मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई की होती है ना, मैक्सिमम टोकन लेंथ, अगर मैक्सिमम टोकन लेंथ से अगर आपके जो वो बड़े आ रहे हैं ना, इनपुट अगर बड़ा आ रहा जो है तो लेंथ वो है आपकी उसको सेंटेंस, इक्वलेंट कर देगा। लाइक अगर ट्रंकेशन पॉइंट हाँ 8 रखा है तो जो हमारा इनपुट आ रहा है वो भी 8 हो जाएगा। इसका साइज 2 होते हैं ना, 512 और 1024। ओके, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू आई थिंक वो 128 है। डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट है। खैर, तो आपने क्या किया कि वो जो 2 सेंटेंस अलग-अलग टोकनाइज किए थे, तो वो आपने अब अलग से इसमें इकट्ठे इसमें फीड कर दिए, ठीक है? और पैडिंग ट्रू हो गई, ट्रंकेशन ट्रू हो गई। अब इसमें क्या कहते हैं कि दिस वर्क्स वेल, बट इट इज डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्निंग डिक्शनरी विद आवर कीज, इनपुट आईडीज, अटेंशन मास्क, टोकन टाइप आईडीज and values that are list of list. It will also only work if you have enough RAM to store your whole data set during tokenization, whereas the data set from the dataset library or Apache Arrow files stores on the disk. So you can only keep the sample you ask for loaded in the memory. अब इसमें जो प्रॉब्लम बता रहा है वो ये है कि आपके जो सारी की सारी जो बनेगी ना, ये इतनी सारी जो वैल्यूज हैं, इतने सारी जो उसके अंदर मतलब कॉलम बनेंगे, तो वो कॉलम जो है बहुत सारे बनेंगे और आपका एक अरे बनेगी, और पूरी की पूरी अरे जो है आपकी स्टोर होगी रैम के अंदर, स्टोर होगी, और रैम बहुत ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है? अगर रैम काफी नहीं है तो आपकी जो है ना ये प्रॉब्लम कर जाएगी, आपका मॉडल जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। टोकनाइजेशन के दौरान जो है वो आपका मॉडल जो है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि बहुत ह्यूज रैम, अगर डाटा ह्यूज है तो ह्यूज रैम ऑक्यूपाई करेगा और आपका मॉडल जो है ना वो ब्रेक कर जाएगा फाइन ट्यूनिंग के दौरान ही। तो आपका सारा का सारा डेटा जो है वो रैम में स्टोर होगा। अच्छा, whereas the dataset from the dataset library are Apache Arrow files stored on the disk, so you only keep the sample you ask for loaded in memory. अब जो डेटा सेट की जो लाइब्रेरी है बेसिकली जो आपकी डेटा सेट की जो लाइब्रेरी है वो जो है एक स्पेशल जो है आपका टेक्निक है, इसको कह रहे हैं अपाची एरो। ये पहली दफा मैंने भी पहली दफा सुना है ये अपाची एरो। तो इसमें ये होगा कि अपाची एरो का जो मेथड है उससे ये होगा कि आपकी टोकनाइज्ड फाइल्स जो हैं वो डिस्क पे पड़ी रहेंगी, ठीक है? और वही डेटा लोड होके आएगा जो मॉडल को एट द रन टाइम चाहिए होगा। यानी कि मॉडल रन हो रहा है, उसकी आइट्रेशंस चल रही हैं, मिसाल है आइट्रेशन 1 के अंदर उसको 256 सैंपल चाहिए, तो वो वही वाले सैंपल उठा के लाएगा डिस्क से जो उसको चाहिए। ये नहीं है कि सारे का सारा डेटा, ये 10 GB का या 20 GB का डेटा जो है वो रैम के अंदर लोड हो गया है और वो रैम को उसने ओवरलोड कर दी। तो अपाची एरो जो है वो जो है, आप इसको अगर पढ़ना चाहें इसको पढ़ें कि अपाची एरो का जो है वो क्या है। सर ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, और कॉलम्स वाला जो डेटा होता है ना उसको प्रोसेस करता है। और इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि ये जो इसकी डेटा की रिप्रेजेंटेशन है
उसको वो हायरार्कियल फॉर्म में जो है वो मतलब एक एफिशिएंट वे में देख सके। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैं भेज भी देती हूँ उसको। सही। तो ये जो है आपका Apache Arrow defines a language independent columnar memory format for flat and hierarchical data organized for efficient analytics operations on modern hardware like GPUs and CPUs. The Arrow memory format also supports zero copy reads for lightning fast data access without serialization overhead. तो इसका कोई फायदा है कि जो जिससे जो है ना आपके जो है ना मेमोरी आपकी जो रीडिंग डेटा रीडिंग जो है ना वो फास्ट रीडिंग होती है और लाइटनिंग फास्ट यानी बहुत फास्ट रीडिंग होती है। तो खैर, तो आपका जो डेटा सेट लाइब्रेरी है ना ये वाली, ठीक है, ये इस डेटा सेट लाइब्रेरी में ये खासियत है। अब आप देखें, अगर आपने CSV में कोई डेटा लेके आए हैं, ठीक है, CSV फॉर्मेट में या TXT फॉर्मेट में कोई आप, एक तो ये है कि आप यहाँ पे जाएं, इधर यहाँ डेटा सेट्स के अंदर, ठीक है, डेटा सेट्स में जाएं और आपने कोई मॉडल ट्रेन करना है, आपने मॉडल कोई फाइन ट्यून करना है, अगर तो वो डेटा सेट यहाँ पड़ा हुआ है हगिंग फेस के डेटा सेट्स में, तो वो ऑलरेडी ही इट इज सपोर्टिंग अपाची एरो, ठीक है, यानी वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट जो आपके डेटा सेट की जो लाइब्रेरी है हगिंग फेस की, वो आपके अपाची एरो को सपोर्ट कर रही है। ये सारे के सारे जो डेटा सेट पड़े हुए हैं, विकी टेक्स्ट है, ये है, ये सारे, ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं डेटा सेट के तहत, डेटा सेट लाइब्रेरी के API से, और उसको यूज करते हैं, फिर टोकनाइज करते हैं, तो वो सारा का सारा अपाची एरो के ऊपर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना डेटा, कोई आपका अपना ऐसा डेटा है जो आप खुद लेके आते हैं, आपने उसको खुद से प्रोसेस करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है, वो तो आपने खुद लेके आए हैं डेटा, वो तो आपने यहाँ से डेटा सेट लाइब्रेरी से तो नहीं डाउनलोड किया। तो उसके लिए फिर हम आगे देखेंगे कैसे आप अपने डेटा को डेटा सेट के अंदर जो है ना वो लेके आए, डेटा सेट लाइब्रेरी के अंदर आप उसको लेके आए, या डेटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएं जो कि हगिंग फेस डेटा सेट है। हगिंग फेस डेटा सेट कहाँ है, आप ये देखें, ये, ठीक है, तो ये जो है आप जब लोड डेटा सेट करते हैं, हगिंग फेस की ये API है, और आप उसमें नाम लिखते हैं डेटा सेट का जो कि यहाँ पे मौजूद हैं सारे, इनमें से कोई एक, तो वो खुद ब खुद वही अपाची एरो में ही ढल जाएगा, ठीक है, यानी उसी के एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपना डेटा सेट है तो आपको उसको खुद बनाना पड़ेगा, वो हम मेरे ख्याल यहाँ पढ़ेंगे, ये 5th चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। To keep the dataset as a dataset, we will use dataset.map method. This also allows some extra flexibility if we need more processing done than just tokenization. The map method works by applying the function on each element of dataset. So let's define a function that tokenizes our input. अब हमने करना ये है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये तो हमने फंक्शन तो बना लिया, ठीक है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को अपने जो डेटा सेट है उसके हर एलिमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम इसका डेटा सेट डॉट मैप का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें मैप, आपको पता है मैप के अंदर मैप एक फंक्शन लेता है, मैप उसके अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो इसका मकसद क्यों हुआ, अच्छा, जैसे ये कर रहा था, क्या इस तरह नहीं हो सकता था, ठीक है, ये जो कर रहा था ये इस तरह नहीं हो सकता था, ठीक है। अब यही बता रहा है कि टू कीप द डेटा एज अ डेटा सेट, दैट मीन्स कि हमने जो हमारा जो डेटा है, जो हम मतलब ऊपर से जो ला रहे हैं, उसको डेटा सेट लाइब्रेरी के फॉर्मेट में रखने के लिए, डेटा सेट लाइब्रेरी के फॉर्मेट में रखने के लिए, जो कि हगिंग फेस के डेटा सेट की लाइब्रेरी है, उसके फॉर्मेट को इंटैक्ट रखने के लिए हमने डॉट मैप का मेथड लगाना है,
और आपको पता है कि डॉट मैप एक फंक्शन लेता है और उस फंक्शन को यूज करते हुए आपके डेटा के हर एलिमेंट के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे जो है आपने ये बनाया टोकनाइजर फंक्शन एग्जांपल, ये आपकी यहाँ पे इनपुट होगी सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 ट्रंकेशन ट्रू, तो ये आपका बन गया फंक्शन, वही टोकनाइजर का फंक्शन। The function takes the dictionary like item in our data set and return new dictionary that with the keys input IDs attention marks token type IDs, ये सारी की सारी वही चीजें हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। Note that it works if the example dictionary contains several samples, each key as a list of sentences, since the tokenizer works on the list of pair of sentences, क्योंकि आपके पास pair of sentence हैं ये दो, ठीक है। As seen before, this allows us to use the option batched is equal to true in our call to map, which will greatly speed up tokenization. तो जैन जरा ये देखिएगा, जरा बताना आप, क्या हम ये टेक्निक यूज करते हैं मैप वाली में? सर ये जो हमारा डेटा सेट यूज करते हैं, लोकल डेटा सेट जो हम यूज करते हैं, उसको हम मैप करवा लेते हैं ना डेटा सेट लाइब्रेरी के साथ। करवा रहे हैं हम उसमें? हाँ जी, करवा रहे हैं, करवा। और क्या हम ये बैच बिल्कुल करवा रहे हैं? हाँ करवा रहे होंगे, जरूर करवा रहे होंगे, क्योंकि ये देखो ये जो बैच इक्वल ट्रू है ना, ये जो है आपके टोकनाइजेशन बहुत फास्ट करता है, फास्टर प्रोसेसिंग है। तो अगर ये तो देख लूंगा ना मैं उसे, मतलब उस स्क्रिप्ट को सारा खोल के देख लूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा ना, ये जो अपाचे एरो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं क्लियरफाई किया कि ये किस पे असर करता है। लाइक अगर हम जब इसे टोकनाइज कर रहे हैं तो ये डिस्क पे जा रहा है या रैम पे असर कर रहा है, क्योंकि हमने दो डिफरेंट मशीन्स यूज की हैं, शायद आपको याद हो, और दोनों में क्या हो रहा था कि एक में तो हमने 1000 GB तक की स्टोरेज भी रखी हुई थी, जिसका कंटेनर जो है वो 4 GB डाटा पे फुल हो जाता था और मतलब वो क्रैश कर जाती थी। लेकिन सेम जो है सेम डाटा के लिए हमने एक दूसरी मशीन्स यूज की हैं, जिसमें हमने मतलब तकरीबन को 500-600 GB की स्टोरेज ली हुई है और मुनासिब सी रैम है, लेकिन उस वहाँ पे काम कर रहा है। अब ये जरा इसको देखें कि ये किस पे असर करता है। लाइक वो 4 GB मैं आपको बताता हूँ, हमने वो जो पहले हम यूज कर रहे थे ना मशीन्स उसकी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, हमारे पास जो मशीन्स थी ना रन पॉड के सर्वर के ऊपर, ठीक है, रन पॉड, आपको पता है रन पॉड के पास सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज खराब हुई। तो हमारा जब सर्वर क्रैश हुआ था तो उस वक्त ये सीन था उसका। सर दोबारा बोलिए, दोबारा बताइएगा, सॉरी दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ रन पॉड जो है ना, रन पॉड का बिफोर ये था और आफ्टर जो है ना वो ये उन्होंने अपना किया है, ठीक है। तो पहले उनके ना दो थे माउंट पॉइंट, एक था आपका ये था रूट वाला और एक था वर्क स्पेस। तो अब सिर्फ रूट वाला आ गया, आपको आपने देखा होगा। जी हाँ। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि हमारी जो मॉडल जो लोड होता था तो वो वर्क स्पेस में आता था, और जो हमारी कैशिंग होती थी ना, फाइल्स कैश होती थी, वो जाती थी इधर रूट पे। तो अगर हम ये हमने मिसाल है 10 GB या 20 GB रखा है, ठीक है, और ये हमने रखी है 40 GB, तो इसके अंदर मिसाल हमारा मॉडल भी लोड हुआ और हमारा आई गेस के जो टोकनाइज होती थी ना फाइल्स, वो भी इसके ऊपर जाके बैठती थी फाइलें। तो उस वक्त इसीलिए ये क्रैश कर जाता था, क्योंकि हमारी जो माउंट पॉइंट था ना, माउंट पॉइंट हमारा जो है ना वो फुल हो जाता था डेटा से। इसमें आपके पास वो था रूट, कैश,
वाली डायरेक्टरी, इस तरह हगिंग फेस, इसके अंदर जाके कहीं पे आपका डाटा जाके ना मतलब होता था, कैश होता था। तो वो जो है ना, ये इसलिए क्रैश हो जाती थी। अभी उन्होंने जब चेंज किया है ना, जब से ये चेंज किया है ना, ये अब क्रैश नहीं होती। ठीक है, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये। लेकिन देख लेंगे, लेकिन मुझे देखें, अगर ये ऐसा कुछ चीज है भी, तो हमने, आपको याद होगा कि हमने तकरीबन कोई 900 से 800 जीबी तक की दोनों सेट की हुई थी, लाइक आपकी आवाज नहीं आ रही, वो आपकी आवाज थोड़ी दब गई है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा, लेकिन हमने फिर भी कंटेनर और वर्क स्पेस दोनों के लिए हमने तकरीबन कोई 1000 जीबी जो है वो ली हुई थी ना स्पेस, शायद आपको याद हो। लेकिन वो 1000 जीबी भी फिर फुल हो जाती थी, मतलब 1000 जीबी, 1000 वो थी कंटेनर्स के लिए और 1000 थी डिस्क के लिए, तो वो फिर क्यों फुल हो जाती? दोनों हाँ, एक वो ही सेट काफी ज्यादा ली थी हमने, हाँ मुझे भी याद आया, हम्म, वो हमने काफी ह्यूज ली थी। सही कह रहे हैं आप। वो मेरे ख्याल में जब टोकनाइज होता है डेटा, वो डेटा भी तो थोड़ा नहीं था ना, वो भी काफी ह्यूज डेटा था। तो क्योंकि देखें उसमें हमें एरर जो नजर आ, एरर बेसिकली मैं तो एरर की बेस पे कह रहा हूँ ना, तो वो जो एरर नजर आ रहा था वो वही एरर यही लिखा हुआ था कि डिवाइस आउट ऑफ मेमोरी, डिवाइस आउट ऑफ स्पेस, ये याद है ना आपको? जी हाँ बिल्कुल। तो उससे ये पता चला कि वो आपका जो वॉल्यूम था ना वो फुल हो गया था। अब ये क्यों हो गया था? मिसाल है हमारा डेटा था 10 जीबी था या 15 जीबी था, अगर टोकनाइज हो के सब कुछ कर करा के अब वो 1 टेरा को कैसे क्रॉस कर गया, इसका कोई मुझे नहीं पता, मतलब इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब वो देखे ना, वही वही बात है कि वो बिल्कुल अब देख, अगर हमने 10 जीबी लिया भी है डाटा, तो 15 जीबी डाटा तो हम अपने इधर वास्ट एआई पे डाला हुआ है ना हमने, एक 800 जीबी की स्पेस पे। जी जी। तो मतलब यहाँ पे तो इजीली चल रहा है। अब मकसद ये है कि हमने ये देखना है कि अपाचे जो है ये मतलब आई पे हमें एक चीज मिली है, बड़ी जबरदस्त मिली है। और इतना तो हमें पता है कि अगर हम अपना अपना सिंपल डाटा ले लें और उसको टोकनाइज करवाएं, तो वो डाटा स्लो टोकनाइज होगा एज कंपेयर कि अगर हम हगिंग फेस की टोकनाइजर की लाइब्रेरी को यूज करें। और हगिंग फेस की टोकनाइजर लाइब्रेरी जो है, अगर हम हगिंग फेस की डाटा सेट लाइब्रेरी पे अप्लाई करें, तो उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। कल आप बता रहे थे कि उस पे उसकी बैकएंड पे जो रस्ट लैंग्वेज जो है वो शायद यूज की गई है, इसकी वजह से ये ज्यादा फास्ट है टोकनाइजेशन। जी जी, वो रस्ट के अंदर किया गया है इसको डिजाइन, टोकनाइजर्स को। जी तो वो रस्ट जो है वो मशीन लेवल के ऊपर जाके वो मतलब करता है, यानी कि जैसे सी लैंग्वेज में होता है ना, तो सी लैंग्वेज फास्ट होती है, इसी तरह रस्ट जो है वो रस्ट भी जो है ना आपकी मशीन लेवल पे जाके ना वो आपका डाटा को प्रोसेस करती है, तो वो फास्ट होता है इसलिए। तो ये चीज है। अब इसमें फर्दर जो है आगे आपके पास जो ये आपका जो अपना डेटा सेट की जो लाइब्रेरी है, अगर आप अपने डेटा को जो आप बाहर से ला रहे हैं, कोई भी डेटा है, अगर आप उसको डेटा सेट के अंदर कन्वर्ट कर लें, हगिंग फेस डेटा सेट के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो बेसिकली वो आपको जो है अपाची एरो की जो फंक्शनैलिटी है ना वो मिल जाएगी। जी हाँ। ये चीज अब हम मेरे लिए भी नहीं है। तो अगर आपने उसको डेटा सेट में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप उसको मैप के जरिए आप टोकनाइजर अप्लाई करें, यानी कि डॉट मैप फंक्शन से आप टोकनाइजर उसके ऊपर अप्लाई करें, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये फंक्शन का आप टोकनाइजर फंक्शन का आप यहाँ नाम लिखें, जैसा ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका यहाँ नाम लिखें और उसके अंदर आप बैच इज इक्वल टू ट्रू करें। इससे क्या होगा, बैच इज इक्वल टू ट्रू से होगा कि ये जो है आपका इसमें होगा क्या कर रही है, देखें
it is better to pad. Note that we have left padding argument in our tokenization function for now. This is because padding all the samples to the maximum length is not efficient. It is better to pad the samples when we are building a batch, as then we only need to pad the maximum length in that batch and not the maximum length in the entire data set. This can save a lot of time and processing power. सर मेरा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ये जो मुझे समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि जो पैडिंग हमने पहले की थी वो हमने एंटायर डेटा सेट में की थी, अब जो हम पैडिंग कर रहे हैं वो हम बैच पे कर रहे हैं, तो बैच के भी तो एवरी जो कुछ भी बैच के अंदर होगा उस पर पैडिंग होगी और एंटायर डेटा सेट पे, तो ये कहता है कि बैच पे पैडिंग करने के बाद अब हमारी एफिशिएंसी लेवल जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात मुझे समझ ही नहीं आई कि ऐसा क्यों होगा। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 सेंटेंस हैं और 10 के बैच हैं, 10 बैच आ गए, ठीक है, 100 सेंटेंसेस के 10 बैच बन गए, हर बैच में 10 सेंटेंस हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो पहला बैच है उसके अंदर एक सेंटेंस जो है वो है 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स का, ठीक है, और बाकी जो सेंटेंस सारे हैं वो 15 वर्ड्स के हैं या 20 वर्ड्स के हैं। अब पहला बैच है उसके 10 सेंटेंस हैं, अब क्या होगा कि पैडिंग होगी और सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे 200 में, तो अब हमारे पास जो टेंसर बन गया वो 10/200 का बन गया, ठीक है, 10 सेंटेंसेस और हर एक की 200 लेंथ। अब जो नेक्स्ट बैच है उसके अंदर कोई 200 का नहीं है, उसके अंदर है जी मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 50 वाला है और जो मिनिमम जो है ना वो 5 वर्ड्स का सेंटेंस है। तो अब ये बड़ा इनएफिशिएंट जो इस पैराग्राफ में कहा गया है, अब ये इनएफिशिएंट होगा कि हम सारे के सारे बैचेस को 200 पे ले आए, बजाय इसके कि हम सारे के सारे बैचेस को 200 पे ले आए। ये ज्यादा एफिशिएंट होगा कि हम बैच बाय बैच पैडिंग करें। अब इस बैच के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है एक सेंटेंस की वो है 50, तो अब हम इस बैच को सेकंड बैच को सारे सेंटेंस को 50 पे ले आए, ना कि 200 पे ले जाएं जो कि पहले बैच में ले गए। तो अब आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आएगी। सर समझ में आ गया। Now we have left the padding argument out in our tokenization function. अब हमने मतलब किसी ने सवाल नहीं किया, मैं भी सोच रहा था कि यार यहाँ पैडिंग जी 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 सर, जी सर, कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप सही कह रहे थे, आप बोलें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं भी ये सोच रहा था कि भाई ऊपर तो पैडिंग लगाई है इधर, ठीक है, जो हमने एक अलग से बनाया था फंक्शन, यहाँ तो पैडिंग लगाई है, लेकिन यहाँ पे क्यों लगाई ना किसी ने पूछा। मैं तो सोच रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं समझ आई थी कि भाई यहाँ पैडिंग क्यों नहीं लगाई। तो अब समझ आई कि पैडिंग क्यों नहीं लगाई। तो वो कहता है कि ये इनएफिशिएंट होगा, टोकनाइजर में हम पैडिंग ना लगाएं इधर, ठीक है। तो जब हम बैच इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो वो खुद ब खुद, ठीक है, वो खुद ब खुद क्या करेगा, ये अब यहाँ देखें, इसको पहले पढ़ते हैं। Now that we have left the padding argument out in our tokenization function, हमने पैडिंग नहीं लगाई इसमें, इस फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे। उसकी वजह क्या है? This is because padding all the samples to the maximum length is not efficient, ठीक है। It is better to pad the samples when we are building a batch. तो जब हम बैच बिल्ड कर रहे हैं ना, हर एक बैच, तो हम बैच के अंदर से मैक्सिमम लेंथ निकालें, ना कि ओवरऑल कोई मैक्सिमम लेंथ निकालें। As then we only need to pad the maximum length in that batch, मतलब उस बैच के within that batch जो है हमारा मैक्सिमम लेंथ कंसिडर की जाएगी, ना कि ओवरऑल डेटा सेट के अंदर, क्योंकि कोई सेंटेंस बहुत बड़ा है तो उसकी लेंथ के मुताबिक जो है ना दूसरों को पैडिंग कर दो। And not the maximum length in the entire data set, ठीक है। This can save a lot of time and processing power, ठीक है। लाजिमी बात है आपकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो GPU की बहुत कम यूज होगी। When the inputs have very variable lengths, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी वेरिएबल लेंथ्स हैं, तो इसलिए जो है आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि बैच बाय बैच आप उसको पैडिंग कर रहे होंगे, ना कि इंटायर डेटा सेट की लेंथ, मतलब मैक्सिमम लेंथ को देख के फिर हर एक को उसके मुताबिक लेके आए, तो आपके ह्यूज
प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। Here is how we apply tokenization function on all our data set at once, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। We are using batch is equal to true in our call to map, so function is applied to multiple elements of our dataset at once and not on each element separately. This allows for faster processing. तो आपके पास जब आपने batch is equal to true लिखा तो वो जो आपका बैच बाय बैच पैडिंग है ना, उसका पर्पस भी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो पैडिंग इज इक्वल टू ट्रू का जो हमारे पास लैकिंग हो रही थी, यहाँ पे पैडिंग हमने नहीं लगाई ना, यहाँ जैसे यहाँ लगाई ये वाली, तो इसमें नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई कि हमने यहाँ पे बैच इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, तो वो अब होगा कि बैच बाय बैच जो है वो पैडिंग अपने अंदर कर रहा होगा, बैच बाय बैच, ठीक है। The way dataset library Hugging Face dataset library applies this pre-processing is by adding the new fields to the dataset, one for each key in the dictionary returned by a pre-processing function. तो आपके पास जो आ गया, आपके पास बहुत सारी चीजें आई, ये देखें। अटेंशन मास्क आया, आईडी यानी कि आपके पास जो है इंडेक्स आया, और इनपुट आईडीज आई, लेबल्स आए, सेंटेंस आए, सेंटेंस भी आ गया, ओरिजिनल सेंटेंस भी वापस आपको भेज रहा है ये आपका टोकनाइजर, आपको वो सेंटेंस भी दे रहा है वापस। यानी उनकी एक तो आपके इनपुट आईडीज दे रहा है और सेंटेंसेस भी वापस कर रहा है और लेबल्स भी दे रहा है, ठीक है। और टोकन टाइप आईडीज भी आपको वापस कर रहा है, और साथ साथ आपके ट्रेनिंग के भी बना के भेज रहा है, वैलिडेशन के भी बना के भेज रहा है, और टेस्ट के भी बना के भेज रहा है, सारी चीजें। You can even use multi-processing when applying your processing function with the map by passing along a number of num_proc argument. अब ये जो है मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो CPU कोर्स है ना बहुत सारी, तो इससे वो ये होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग से आपकी मिसाल है 12 कोर्स हैं, 12 कोर प्रोसेसर है, तो आप मल्टी नम प्रॉक आर्गुमेंट जो है आप उसमें अगर दे दें मैप के अंदर, तो आप जो है इस सारे प्रोसेसर्स को यूज कर सकते हैं, वो टोकनाइजर और फास्ट हो जाएगा। जैन ये भी नोट कर लो। तो अगर आपके पास num_proc अगर आप मैप में डाल दें, ठीक है, इसके अंदर यहाँ अगर हम इसको देखना भी चाहें, इसको देख सकते हैं फर्दर डिटेल में। मैप नहीं, यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं? यहाँ पे नहीं मिलेगा ये तो आप टोकनाइजर्स नहीं ऐसे नहीं होगा। आप न्यू टैब में सर्च करें इसे। टोकनाइजर्स में ठहरे हैं, इधर से गूगल से सर्च करते हैं। जी हाँ, कोई देखो अगर डायरेक्ट लिंक मिले तो मैप का फंक्शन। ये है शायद, सॉर्ट, शफल, फिल्टर, स्प्लिट का देखें जरा कि मिलता है तो। सर मुझे समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को आइटरेबल बनाता है, किसी और फंक्शन को इस फंक्शन के थ्रू आप आइटरेट कर सकते हैं। किस फंक्शन को?
सर मैंने एक इसकी डिस्क्रिप्शन भेजी है, मैं और सर्च कर रही हूँ। मैं मैप ढूंढ रहा हूँ, मैप डेटा सेट डॉट मैप तो टोकनाइजर। क्यों ना सर हम अपना स्क्रिप्ट जरा ओपन करें, उसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो हमने डिजाइन किया। अच्छा मैं ये निकाल, इधर आ जाए, इधर आ जाए, मैं इधर ना ओपन करें, आप इधर आ जाए, या तो रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप कर दें प्लीज। रिकॉर्डिंग